हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ा था कि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, तो उस पर सीरीज और पैरेलल दोनों टॉपिक अपने क्लियर हो चुके हैं। तो आज उस पर बेस्ड अपन स्टार्टिंग में एक एग्जांपल करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, इफ in figure R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 40 ohm, R3 is equal to 30 ohm, R4 is equal to 20 ohm, R5 is equal to 60 ohm। सेंस क्या हुआ कि कोई R1, R2, R3, R4, R5 रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू डायग्राम कनेक्टेड है। ठीक है, एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, और 12 वोल्ट की बैटरी भी इसके साथ कनेक्टेड है। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सेकेंडरी द टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट। अब देखो, जब आपको एक सर्किट पर्टिकुलर अगले ने डिजाइन करके पहले से स्टार्टिंग में दिया है कि ये डिजाइन में आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बैटरी का वोल्टेज आपको दिया है, और आपसे कहा है कि एक तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस और सेकेंडरी कहा है सर्किट की फ्लो करंट है, उसको कैलकुलेट। देखो, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्सिंग जब सर्किट आता है भाई, दोनों जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, तो अपने को क्या है, आप सबसे पहले स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस आपको डायरेक्टली पैरेलल या सीरीज कनेक्शन में एकदम नॉर्मली अपने को हाँ पता लग जाए ये सीरीज है ये पैरेलल है, उसको सोल्व करना चाहिए। अब जैसे जैसे देखो आप R1 और R2, ये आपको क्लियरली है कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल। रीजन देखो, R1 और R2 के इनपुट पॉइंट सेम और आउटपुट पॉइंट सेम। अगर अपन करंट के अकॉर्डिंग देखें तो जो करंट I फ्लो होते हुए इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो जाएगी, इसमें कोई करंट I1, इसमें कोई करंट I2, और यहां पर आके करंट का वापस सम हो जाएगा। तो पैरेलल का क्या था कि करंट डिफरेंट होती थी और वोल्टेज सेम होता था। ऐसे अब देखो नीचे इसको देखो आप, R3, R4, R5, अगर यहां से देखो करंट है सर्किट में फ्लो होते हुए एमीटर में से अगर ऐसे यहां तक पहुंचे तो ये पॉइंट वापस जंक्शन पॉइंट बना दिया, यहां से करंट डिवाइड होगी R3 में, R4 में, R5 में। ठीक है, तो और यहां पर आकर वापस क्या हो जाएगी, सम। तो ये चीज सर्किट में क्लियर हो गया कि R1 और R2 पैरेलल है और R3, R4 और R5 आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। जो चीज आपको क्लियरली है सबसे पहले उसको कनेक्ट कर दीजिए। ये अगर पैरेलल है तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अपन कैलकुलेट कर लें, तो इनका क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2। इनका रिजल्टेंट अपन ने क्या मान लिया, कोई R डैश। तो R1 की वैल्यू क्या है, 10 ओम, R2 की वैल्यू 40। सोल्व करेंगे तो R डैश की वैल्यू आ जाएगी 8 ओम। R डैश की वैल्यू क्या आ गई, 8 ओम। आप एलसीएम ले लेंगे अपन, एलसीएम लेकर 1/R डैश इज इक्वल टू 1/8, इसको इन्वर्स कर देंगे तो R डैश इज इक्वल टू 8 ओम। ठीक है, फर्स्ट काम हुआ। सेकेंडरी आपके कौन है, R3, R4, R5, ये किसमें, ये भी पैरेलल है, तो इनको भी अपन कंबाइन कर दे, इनको भी अपन ऐड कर ले, इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो। तो इसको अपन ने मान लिया कोई 1/R डबल डैश, क्या हो जाएगा, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इनको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट किया तो R3, R4, R5 की वैल्यू आपको पहले से गिवन दैट है, तो गिवन दैट है तो वहां से अपन ने पुट कर दी वैल्यू, और 1/R डैश की वैल्यू आ गई 1/10। इनवर्स कर लेंगे तो R डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 ओम। सेंस क्या हुआ कि R1 और R2 इन दोनों का तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, 8 ओम। R3, R4, R5 का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, 10 ओम। ठीक है, अब R1 प्लस R2 की जगह क्या हुआ, R डैश, और R3, R4, R5 की जगह क्या आ जाएगा, R डबल डैश। तो अपने सर्किट दोबारा डिजाइन किया तो बताओ सर्किट शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ। R डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 ओम, R डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 10 ओम।
अब आप सर्किट को देखिए, अब एकदम क्लियर है कि आर डैश और आर डबल डैश दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज। क्योंकि देखो यहाँ से अगर करंट फ्लो करे अपन तो आई R1 में भी आई करंट है और आर डैश में भी, आर डबल डैश में भी करंट क्या फ्लो होगी, आई होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या बताया था मैंने आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम, और वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग। तो अपन इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे आर डैश और आर, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अपन ने कह दिया कि आर डैश प्लस आर डबल डैश दोनों का अपन ऐड किया तो 18 आपका ओम है, वो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ा आपने, वो करना कुछ नहीं था कि जो भी आपको इजीली क्लियरली आपको दिख रहा है पहले वो कनेक्ट करते जाए, सर्किट शॉर्ट होता जाएगा। सेकेंडरी क्या कहा था, सर्किट की करंट, तो करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, क्योंकि टोटल करंट की बात करिए अपने को, पर्टिकुलर कोई रेजिस्टेंस में नहीं कहा। तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी कितना है आपको 12 वोल्ट, आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 18, 12 अपॉन 18, तो आंसर आ गया 0.67 एम्पियर। ये अपना एक क्वेश्चन है। देखो क्या था कि वीडियो तो पहले बन गया था लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, इस कारण दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। इस कारण आज आपको लिखा हुआ ही मिल रहा है, लिख नहीं रहे। ठीक है, अब अपन आज का टॉपिक लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले तो आपको एग्जाम्पल में जरूर आपने अपने बेसिकली घर में हीटर देखा होगा, रूम हीटर हो या अपने को जब कुकिंग में यूज कर रहे हो वो हीटर है। वाटर के लिए अपन सर्दियों के अंदर गीजर यूज करते हैं। ठीक है, अपन आयरन को यूज करते हैं। ये सब क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है कि करंट पर्टिकुलर फ्लो हो रही है और वहां पर क्या होता है, हीट जनरेट हो रही है। करंट फ्लो हो रही है और हीट जनरेट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, उसमें हीट में हो जाती है। पहला बेसिकली इसके अलावा भी अगर अपना कोई भी कनेक्शन वायर है, भाई सर्किट है तो कोई ना कोई कनेक्शन वायर तो अपन यूज करेंगे। तो कनेक्शन वायर में भी अगर कंटिन्यूसली करंट फ्लो होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि धीरे धीरे आपका कनेक्शन वायर भी क्या हो जाता है, वार्म होने लग जाता है, गर्म। और कई बार तो इतना वार्म हो जाता है कि ऊपर से वो उसकी प्लास्टिक कोटेड है वो मेल्ट हो जाती है और हो सकता है वायर भी मेल्ट हो जाए और रिजल्टेंट क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। मतलब कि आपको पर्टिकुलर कंडक्टर वायर में करंट फ्लो हो तो वो भी धीरे धीरे क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट करती है। अब देखो यहाँ पर अपन सोल्व करते हैं, भाई इसको थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। अपन ने एक सर्किट लिया जिसमें बैटरी कनेक्टेड है। ये क्या है कि करंट फ्लो है, आर कोई रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट फ्लो है आई, इसके पैरेलल कनेक्ट किसको कर दिया, वोल्ट मीटर को, और सर्किट में कनेक्ट किसको किया, एमीटर को। सर्किट में एमीटर सीरीज में होता है और वोल्ट मीटर किस में होता है, पैरेलल। ठीक है, तो अपन करें, कंसीडर ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस आर, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी। भाई जो अपना डायग्राम है उसको अपने लिख दिया कि अपने यहाँ पर एक करंट आई फ्लो है, किसमें से, वो रजिस्टर आर है जिसका आर रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आई है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वी है। ठीक है, ये अपन डायग्राम जो बनाया उसको सोल्व। आगे क्या, लेट, अब आगे अपन सोल्व कर, लेट स्मॉल टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस। हमने कहा कि कोई स्मॉल टी टाइम ड्यूरेशन है, स्मॉल टी टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर क्या है कि चार्ज क्यू है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, द वर्क डन इज मूविंग द चार्ज क्यू इज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी इज क्यू वी। ये कह रहा है कि कोई टाइम ड्यूरेशन लिया है स्मॉल टी, टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने स्मॉल टी, स्मॉल टी टाइम ड्यूरेशन में अगर करंट फ्लो है इसमें से और साथ में ही आपका वोल्टेज डिफरेंस क्या है, वी है, तो करंट फ्लो हुआ तो उसका सेंस है करंट क्या है, फ्लो ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज पर बात कर ली, इसने कहते भाई टी टाइम ड्यूरेशन, देखो अपने लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच चार्ज क्यू,
फ्लो अक्रॉस, कि कोई स्मॉल टी टाइम तक चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है। तो द वर्क डन, तो क्या काम कितना होगा, इन द मूविंग ऑफ चार्ज क्यू को मूव करने में कितना वर्क डन होगा, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, Q इंटू वी। भाई चार्ज मूविंग होगा तो वर्क कितना डन होगा, भाई वर्क आप जानते हो वैसे W इज इक्वल टू, भाई अपन ने शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो उसमें क्या था, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QV। तो ये इतना वर्क डन हो जाएगा, किस लिए कि स्मॉल टी टाइम ड्यूरेशन में जो आपका चार्ज Q फ्लो हो रहा है उसकी कंडीशन में। ठीक है, आगे, Therefore the source must supply energy equal to QV in time t। अब देखो जो आप थोड़ा सा आपके लेवल से हाई हो जाता है, अपने जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, इन फोर्स में क्या होता है कि इनके में जो वर्क डन होता है वो एनर्जी का इक्वल ही होता है। थोड़ा आगे आएगा तो इसी कारण अपने यहाँ क्या करें कि therefore the source must supply energy equal to QV in time t। कहा कि जो आपका जो सोर्स है, सोर्स यहाँ पर कौन होगा, भाई सर्किट में सोर्स कौन होता है, वोल्टेज सोर्स। सर्किट में कौन होता है, वोल्टेज सोर्स। तो हमने कहा कि वोल्टेज सोर्स या बैटरी हो या फिर अपना जैसे घर में देखे तो अपने क्या होता है, जो अपने लाइट अपने यूज कर रहे हैं। Therefore the source must supply energy equal to QV in time t। तो ने कहा कि जो एनर्जी सप्लाई है वो सोर्स है वो किसके इक्वल है, टी टाइम ड्यूरेशन में QV के, क्योंकि वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। तो टी टाइम ड्यूरेशन में कितनी एनर्जी अपना अप्लाई हो रही है, सप्लाई कर रहे हैं, QV। ठीक है, hence the power input to the circuit by the source is, कि हमने कहा कि भाई ये तो आपका वर्क डन आ गया या एनर्जी सप्लाई आ गई। अब अपन बात कर रहे हैं पावर की। पावर आपको 11th क्लास की डेफिनेशन ध्यान होगी कि वर्क डन की जो रेट होती है वो क्या कहलाती है, पावर। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, 9th क्लास में था सॉरी, कि P इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन T, वर्क डन की रेट। तो वर्क W की वैल्यू कितनी है आपने कैलकुलेट करी, QV। तो QV अपॉन T। अब Q अपॉन T किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को। देखो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो आपकी P बराबर VI, ये आपके पावर का फॉर्मूला आ गया कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, पावर कंज्यूम, सर्किट की पावर जो है उसके इक्वल होता है सर्किट में फ्लो करंट और सर्किट में कंज्यूम वोल्टेज है, इनका मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होता है, पावर के। ठीक है, सोल्व कैसे किया अपन ने, क्योंकि ये डेफिनेशन है अपनी 9th क्लास से आ रही है कि वर्क डन की जो रेट है वो किसके इक्वल होती है, पावर के। और वर्क अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया, कंज्यूम एनर्जी के इक्वल है QV, तो W इज इक्वल टू QV पुट करके अपने पावर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर अपन चाहें तो W इज इक्वल टू P इंटू T भी होता है। तो देखो द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स, द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम स्मॉल t इज P क्रॉस T। बिल्कुल, कि जो आपको टी टाइम ड्यूरेशन में सर्किट को जो एनर्जी सप्लाई है वो किसके इक्वल होगी, P इंटू टी के। दैट P की वैल्यू क्या है, V इंटू आई, तो V I इंटू टी अपने पुट करती है। दिस एनर्जी गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द रजिस्टर एज हीट, कि ये जो आपकी एनर्जी है जो कंज्यूम हो रही है कौन सी, P इंटू टी या VIT, ये किसके इक्वल है, ये मैंने आपको क्या बता रहा हूं कि हीट के इक्वल होगी। तो इसके इक्वल क्या रख दिया अपन, एज। तो thus for a steady current I, the amount of the heat H produced in time t is equal to, H is equal to क्या आ जाएगा, VIT। अब यहां से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R।
तो V की जगह I इंटू आर पुट करोगे तो आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, V अपॉन आर आई, तो I की जगह तो V स्क्वायर आर अपॉन टी। सेंस इतना सा है कि अपन जब आप कोई भी देखो इस टोटल, ये तो फॉर्मूला, चलो अपने ने को फॉर्मूला ड्रॉ करना था। बेसिकली आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी वायर में से पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी वायर में कंटिन्यूसली अगर फ्लो हो रही है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी का सेंस क्या है कि उस वायर से चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। जब चार्ज फ्लो होगा कोई भी टी टाइम ड्यूरेशन में, तो उसके के कारण, क्योंकि चार्ज फ्लो कब होता है, जब आपके वायर के जो भी टू टर्मिनल है उनके बीच में क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। इस कारण अपन बैटरी का एक तो क्या रखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, एक क्या रखते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को हाई वोल्टेज मानते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को लो वोल्टेज। तो आपका जो वोल्टेज डिफरेंस के कारण क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। और चार्ज जब किसी वायर में कंटिन्यूसली फ्लो होगा तो वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। भाई रेजिस्टेंस तो मैंने आपको जब पढ़ाया था बताया था, हो सकता है किसी का रेजिस्टेंस लो हो, किसी का हाई हो। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, आपके करंट फ्लो का क्या करता है, अपोज। तो उस अपोज के बावजूद भी आपका क्यू चार्ज है उस वायर में अगर फ्लो हो रहा, तो उसको कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा। वो किसके इक्वल होता है, W इक्वल टू क्यू वी के। ठीक है, और ये जो वर्क डन है ये W इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वी, फर्स्ट बात। फिर अपन कहते हैं कि अगर कि उस सर्किट में पावर इनपुट अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो पावर क्या होता है, P इक्वल टू W अपॉन टी। तो अपने पावर कैलकुलेट कर ली, P बराबर V I, इतनी पावर उसमें कंज्यूम होते। अब ये जो जितनी एनर्जी अपन सर्किट में सप्लाई कर रहे हैं या जो वर्क डन हो रहा है, वो क्या करें अपन कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, टी टाइम में। तो उस स्थिति में W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। तो अपने VIT कैलकुलेट कर लिया। और ये जो आपका एनर्जी सप्लाई हो, ये सब किसके रूप में आपको मिल रहा है, हीट के रूप में। तो अपने लिख दिया H इक्वल टू VI इंटू टी। V और I को आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ चेंज कर लें तो आपको ये H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो सकता है, या H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, प्रैक्टिकली आप सब जानते हैं और फॉर्मूला अपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया कि आपको देखो ये तीनों फॉर्मूले आपको रिमेम्बर रखते हैं। रीजन क्या है कि आपको कि हो सकता है कि कहीं आपको हीटिंग इफेक्ट कैलकुलेट करने में कोई न्यूमेरिकल सोल्व करे हो तो VIT तीनों मिल जाए। इसकी बजाय हो सकता है कि आपको RT और I की टर्म्स में हो सकता है VR और T की टर्म्स हो। इस कारण आपको तीनों पैटर्न इसमें ध्यान रखने हैं। तो ये अपना हीटिंग इफेक्ट दे होगा। तो ये चीज आपको वैसे भी क्लियर है कि अपन इलेक्ट्रिसिटी के कारण इलेक्ट्रिसिटी से अपने को हीट अपन यूज करते हैं। भाई हीटिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट किस में होती है, हीट। मैंने आपको हीटर वाला, गीजर वाले सब एग्जाम्पल बताया। तो ये आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।